हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव। आज इंग्लिश क्लासेस 12 में फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट लेसन की डिस्कस करूंगा, जिसे द फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अल्फोंस ड्यूडेट द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक की संक्षिप्त परिचय के साथ कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, इन सारी बातों का विस्तृत अध्ययन इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, इसे ध्यान से देखें व समझें। लेट्स बिगिन। द लॉस्ट लेसन को फ्रांसीसी उपन्यासकार अल्फोंस ड्यूडेट ने लिखा है, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और उन्होंने खुद फ्रांस पर्सिया के बीच युद्ध देखा। यह लेसन फ्रांस पर्सिया के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और यह भाषाई रूढ़िवाद के विषय पर प्रकाश डालता है। पर्सियाई सेनाओं ने बिस्मार्क के अधीन वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी वासियों ने पर्सियाई का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हो गई। एल्सेस तथा लोरेन नामक फ्रांस के दो भाग पर्सियाई के अधिकार में आ गए। नए पर्सियाई शासकों ने इन दोनों भागों के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषाओं का पढ़ाया जाना वर्जित कर दिया। इन स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को चले जाने को कह दिया गया। इस कहानी में ऐसे ही एक फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक के आने स्कूल में अंतिम दिन का वर्णन किया गया है। यद्यपि वह जानता है कि उसका स्थानांतरण हो चुका है और अब वह अपने पुराने स्कूल में और अधिक नहीं रहेगा। वह अपने विद्यार्थियों को अपना अंतिम पाठ उतनी ही लगन और श्रद्धा के साथ पढ़ाता है जैसे वह सदा किया करता था। कहानी पूरी स्थिति कारुणिकता को व्यक्त करता है तथा मिस्टर हेमल नामक फ्रांसीसी अध्यापक की शांति गरिमा को भी दिखाती है। इस कहानी का वक्ता फ्रांज नाम का एक जुआ स्कूल जाने वाला लड़का है। उस सुबह वह डर गया था क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो गया था। साथ ही जैसा कि उनके शिक्षक एम हेमेल ने पिछले दिन घोषणा की थी कि वह पार्टिसिपल के विषय पर उनका परीक्षण करेंगे और फ्रांज ने कुछ भी नहीं सीखा था, इसलिए उसे डांटे जाने से अधिक डर था। फ्रांज के दिमाग में एक और विकल्प था, स्कूल जाने और गर्म और चमकदार मौसम में दिन का आनंद लेने का। वह उस दृश्य का वर्णन करता था। पेड़ों पर चहकते हुए पक्षी थे और चीर घर के पीछे ड्रिल कर रहे पर्सियाई सैनिकों के शोर को भी सुना जा सकता था। बाहर का दृश्य स्कूल की तुलना में अधिक आकर्षक था, लेकिन फ्रांज ने प्रलोभन को नियंत्रित किया और स्कूल जाने के लिए चुना। जैसे ही फ्रांस शहर के हाल से गुजरे, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर भारी भीड़ देखी। पर्सिया के साथ युद्ध की शुरुआत 2.5 साल पहले हो गई थी और तब से सभी बुरी खबरें जैसे कि युद्ध हारना, दुश्मन द्वारा एल्सेस और लोरेन पर कब्जा करना यानी पर्सिया आदि को इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया था। फ्रांज स्कूल की ओर चलता रहा और उसने मन में सोचा कि अब बोर्ड में क्या खबर हो सकती है। जैसे ही वह स्कूल की ओर तेजी से चला, वह लोहार जो खबर पढ़ रहा था और अपने प्रशिक्षु के साथ पीछे से फ्रेंच के पास आया और कहा कि उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। फ्रांज ने सोचा कि लोहार उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वह पहले से ही स्कूल के लिए देर हो रही थी। जब फ्रांज स्कूल के बाहर बगीचे में पहुंचा तो वह बहुत तेजी से चला था। फ्रांज ने मॉर्निंग में स्कूल में सामान्य दृश्य का वर्णन किया। डेस्क के हिलने से बहुत अधिक शोर पैदा होता है। बच्चे अपने पाठ दोहराते हैं और अध्यापकों को ठूठों को बेंच पर मारते सुना जा सकता है। वह दिन असामान्य था क्योंकि स्कूल से ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और ऐसा लगता था कि स्कूल बंद था क्योंकि यह रविवार सुबह हुआ करता था। फ्रांज ने योजना बनाई थी कि वह हंगामे के तहत कवर लेगा और बिना देखे कक्षा में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। उसने अपनी कक्षा के भीतर झांका और अपने सहपाठियों को बैठा देखा और उनके हाथ में लोहे के बने शासक के साथ उनके शिक्षक एम हेलेन थे। फ्रांज ने पिटाई की आशंका जताई। फ्रांज को देर आने पर शर्म आ रही थी और उसे डांटने की आशंका थी क्योंकि उसे सबके सामने कक्षा में प्रवेश करना था। फ्रांज को यह अजीब लगा क्योंकि एम हेलेन ने कुछ नहीं कहा और इसके विपरीत विनम्रता से उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा क्योंकि कक्षा उसके बिना शुरू होने वाली थी। फ्रांज जल्दी से अपनी सीट तक पहुंचा। कुछ समय बाद जब वह डर से उबर गया और सहज हो गया तो उसने देखा कि उनके शिक्षक ने उस दिन अपनी सबसे अच्छी कढ़ाई की हुई थी। शिक्षक का आमतौर पर निरीक्षण और पुरस्कार वितरण दिनों जैसे अवसरों पर उसे पहनते थे। फ्रांस सोचता था कि अगर वह दिन एक सामान्य दिन था तो एम हेमेल को अपनी विशेष पोशाक पहनने का क्या कारण हो सकता है।
फ्रांज ने महसूस किया कि स्कूल में माहौल असामान्य और गंभीर था। इसे जोड़ने के लिए क्लासरूम की आखिरी बेंच पर गांव के वरिष्ठ लोगों हासर ने कब्जा कर लिया था, जो अपनी 3 कोनों वाली टोपी, रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर आदि पहने हुए थे। वे सभी उदास लग रहे थे। हौसर अपने पाठक को लाया था, जो पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने इसे खोला था, उसे अपने घुटनों पर रखा था और इस पर अपने चश्मे लगाए थे। फ्रांज उलझन में था और यह पता नहीं लगा सका कि उस दिन क्या हो रहा था। तब एम हेमेल ने उन्हें बताया कि यह फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ था, क्योंकि बर्लिन में प्रशियाइयों ने आदेश दिया था कि फ्रांसीसी भाषा को अब एल्सा और लोरेन के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा और इसके बजाय जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। जर्मन शिक्षक अगले दिन पहुंचेंगे और चूंकि यह फ्रेंच में आखिरी पाठ था, वह चाहते थे कि वे ध्यान दें। फ्रांज यह जानकर हैरान रह गया कि वह अब कभी भी फ्रेंच नहीं सीख सकता था और उसे टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में डाली गई ताज़ा खबर पता चली। फ्रांज ने पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होने और पक्षी के अंडों के शिकार में अपना समय बर्बाद करने और सार नदी में खेलने के लिए खेद व्यक्त किया। अब तक फ्रांज अपनी किताबों को एक अवांछित बोझ मानते थे, लेकिन अचानक वह उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे, जिन्हें वह कभी नहीं छोड़ सकते थे। लेखक इस खबर को सुनने के बाद अध्ययन के प्रति फ्रांज के रवैये में बदलाव दिखाना चाहता था कि वह किसी भी समय फ्रेंच सीख नहीं सकता था। खबर है कि उनके शिक्षक एम हेमेल भी उस पर प्रभाव डाल रहे थे। फ्रांज उसे दूर नहीं जाना चाहता था। उन्होंने सोचा नहीं था कि शिक्षक छोटा स्वभाव और सख्त होगा। फ्रांज को पता था कि एम हेमेल ने इस आखिरी पाठ के सम्मान में अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि गांव के लोग उस स्कूल में 40 साल की सेवा के लिए एम हेमेल को सम्मान देने और धन्यवाद देने आए थे। गांव के लोग कक्षा में आ गए थे, क्योंकि वे इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। वे अपने शिक्षक की 40 साल की सेवा के लिए फ्रांसीसी के शिक्षक के रूप में धन्यवाद देने आए थे। इसके अलावा वे अपने देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे और अपनी मातृभाषा के रूप में दुखी थे। फ्रेंच अब उन्हें सिखाया नहीं जाएगा। शिक्षक ने फ्रांज को पुकारा, क्योंकि यह उसकी पार्टिसिपल के विषय को सुनाने की बारी है। जैसा कि समाचार ने फ्रांज को प्रभावित किया था, वह अध्ययन करने के लिए उत्सुक था और इसलिए वह अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए बेताब था। वह विषय को एक बार में और बिना किसी गलती के पढ़ाना चाहता था और अपने शिक्षक को खुश करना चाहता था। उनकी हताशा यह दर्शाती है कि उन्होंने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बदले में जो कुछ भी दिया था उसे देने की इच्छा में प्रदर्शित हुई। कि फ्रांज ने पाठ को नहीं जाना, वह भ्रमित हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे खुद पर शर्म आ रही थी और अपने शिक्षक का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एम हेमेल ने फ्रांज से कहा कि वह अब उसे नहीं डांटेगा, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फ्रांज ने हर दिन खुद को बताया कि वह अगले दिन अध्ययन करेगा और वह अध्ययन का अवसर समाप्त हो गया था और वह कुछ भी नहीं जानता था। एम हेमेल का कहना है कि अल्सस के सभी लोगों को दोषी ठहराया जाना था, क्योंकि कोई भी सीखने के प्रति गंभीर नहीं था। वह बर्ग को बताता है कि दुश्मन उन पर हंसेंगे और कहेंगे कि वे केवल फ्रांसीसी लोगों को ही दिखाते हैं, न तो अपनी भाषा बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। उनका कहना है कि फ्रांज को खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई गलती पर है। एम हेमेल का कहना है कि फ्रांज के माता पिता उन्हें शिक्षित होने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। वे चाहते थे कि वह खेत या चक्की में काम करे और कुछ पैसे कमाए। वे कहते हैं कि शिक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उन्हें पौधों को पानी देने के लिए अपने घर भेज देता था। कभी कभी वह छुट्टी घोषित करता और मछली पकड़ने जाता। एम हेमेल अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा मानते हैं। वह बर्ग को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहता है कि क्योंकि यह खुद को गुलामी की जेल से मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता है। मातृभाषा को अच्छी तरह से जानना एक भाषा के रूप में वर्चस्व से लड़ने का एक उपकरण है। शिक्षक ने व्याकरण में एक सबक लिया। उस दिन फ्रांज आश्चर्यचकित था कि उसने सबक आसानी से समझ लिया। उसने महसूस किया कि वह चौकस हो गया था और उस एम हेमेल ने भी बहुत धैर्य के साथ सबक समझाया। फ्रांज ने महसूस किया कि शिक्षक उन्हें वह सब ज्ञान देना चाहते थे जो उनके जाने से पहले था। ग्रामर के बाद उनके पास लिखित रूप में एक सबक था। एम हेमेल फ्रांस एलेस के साथ कक्षा की नई पुस्तिकाएं दी।
फ्रांज ने महसूस किया कि यहाँ कक्षा में देशभक्ति की एक हवा थी। नोटबंदी फ्रांस के झंडे की तरह थी जो चारों तरफ तैर रहे थे। पूरी कक्षा लिखने में व्यस्त थी और केवल वही आवाज़ सुनी जा सकती थी जो कागज पर लिखी जाती थी। एक बार कुछ मच्छर कक्षा में प्रवेश कर गए, लेकिन कोई भी घबराया नहीं क्योंकि हर कोई लिखने में व्यस्त था। लेखक कक्षा की छत पर बैठे कबूतरों को भी छात्र मानता है और कहता है कि कबूतर भी छत को अपने पंजों से खुरचते में व्यस्त थे और ऐसा लगता था कि वे भी फ्रेंच भाषा का कार्य लिखने में व्यस्त थे। कबूतरों की कीकी की आवाज़ क्लास में सुनी जा सकती थी और फ्रांज ने सोचा था कि प्रशियावासी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। लेखक यह कहना चाहता है कि भाषा स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आती है और इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, चाहे वह कबूतर हो या फ्रांसीसी पुरुष। लेखन के बीच में फ्रांज ने एम हेमेल को देखा जो अभी भी बैठे थे और कक्षा में उत्तराधिकार में अलग अलग चीज़ों को देखा, जैसा कि वह छोड़ने से पहले सब कुछ उपस्थिति को याद करना चाहते थे। एम हेमेल पिछले 40 वर्षों से उसी स्थान पर पढ़ा रहे थे। केवल यह परिवर्तन था कि कक्षा में डेस्क वर्षों से उपयोग के कारण खराब हो गए थे। बाहर बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे। स्कूल की इमारत की बाहरी दीवार पर लगी छत पर चढ़ गए थे। फ्रेंच को लगता है कि शिक्षक को अपने जीवन के 40 साल बिताने के स्थान से दूर भेजने के लिए दिल टूटना चाहिए। अपनी बहन को पैक करने और उनके सामान को हिलाने की आवाज़ कमरे के ऊपर से सुनी जा सकती थी क्योंकि उन्हें अगले दिन निकलना था। एम हेमेल ने रचना की और पूरी कक्षा से पाठ को सुना। लेखन कार्य के बाद फोनेटिक्स द्वारा पीछा किए गए इतिहास का एक पाठ था जहां उन्होंने वर्णमाला की ध्वनियाँ का पाठ किया था। फ्रांज ने कक्षा को शिशुओं के रूप में संदर्भित किया क्योंकि वे बड़े हो गए थे। वे ध्वन्यात्मक का पाठ पढ़ रहे थे जो आमतौर पर छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है, इसलिए वह खुद को और अपनी कक्षा को बच्चे कहते हैं। होजर ने अपने चश्मे पर हाथ रखा था और प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कक्षा के साथ अक्षरों का पाठ किया था। वह रो रहा था। जैसे ही वह बोला उसकी आवाज़ कांपने लगी। फ्रांस की मिश्रित भावनाएं थी। उन्हें यह देखकर मजाक लगा कि हाउजर जैसा बूढ़ा व्यक्ति कैसे रो रहा था और कांप रहा था, और दूसरी ओर वह भी भावुक महसूस कर रहा था जैसे हाउजर ने किया था। फ्रांस इस अंतिम पाठ को कभी नहीं भूल सकता। अचानक गिरजे की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई। दोपहरी प्रार्थना की आवाज़ें सुनाई दी। उसी समय प्रशियाई सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हेमल कुछ कहने के लिए उठे किंतु कुछ बोल नहीं पाए। भावनाओं के कारण उनका कंठ भर आया था। उन्होंने अचानक एक चाक का टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा लिख सकता था लिख दिया। फ्रांस चिरकाल तक जीवित रहे। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, दीवार की ओर झुक गए और बिना कुछ बोले कक्षा को छोड़ देने का संकेत दिया क्योंकि कक्षा समाप्त हो गई है और आप जा सकते हैं। अध्याय का मुख्य विषय है कि लोग कैसे पीड़ित होते हैं जब उनकी भाषा को उनसे दूर ले जाया जाता है, क्योंकि उनकी भाषा उनकी पहचान और स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसे ध्यानपूर्वक सीखना और समझना चाहिए। थैंक्स।